हाँ जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अच्छा, चलें जी। आज हमने जो है वो लास्ट टाइम सेल्स टैक्स से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो ये मैंने आपसे शेयर किया है। ये जब आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको सेल्स टैक्स की कुछ बेसिस मिलेंगी। ये बेसिस वही हैं जो हम डेफिनेशंस की शक्ल में पढ़ रहे हैं। तो बुक के अंदर जरा कंप्रिहेंसिव है, यहाँ पे मेन है, तो हमने बुक को ही फॉलो करना है। तो आज आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन का जो है वो हम करेंगे कि सेल्स टैक्स के रिगार्डिंग जो रजिस्ट्रेशन है, होता क्या है कि सेल्स टैक्स जो है इनकम टैक्स के अपोजिट, इनकम टैक्स में क्या होता है, तमाम बिजनेस यूनिट्स जो हैं उनके लिए जो टैक्स रेट होता है वो सेम होता है। लेकिन यहाँ पे अब क्या होता है, जो सेल्स टैक्स का रेट होता है वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर उसका रेट कुछ होता है, कुछ के ऊपर वो 0 रेटेड होता है, कुछ के ऊपर वो 15 होता है, कुछ के ऊपर वो 17 होता है, कुछ के ऊपर वो 10 होता है। तो इस वजह से अब क्या होता है, क्योंकि बिजनेस नेचर के मुताबिक गवर्नमेंट जो है वो सेल टैक्स जो है वो उसको इम्पोज करती है। तो इसी वजह से जो है वो ये जो सेल्स टैक्स है हमारा, इसकी फिर रजिस्ट्रेशन जरूरी होती है। और ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको लेक्चर में बताई थी बात कि अब आप किसी भी यूटिलिटी बिल को देख लें, पीटीसीएल का बिल देख लें, उसमें गैस का बिल देख लें, उन सब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एसटीएन सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लाजमी तौर पे दर्ज होगा। उसकी वजह यह है कि वो एफबीआर में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं, और वो हर वो कंपनी जो सेल्स करती है, वो चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, वो फिर जब सेल्स टैक्स के जुमरे में आती है तो उस पर भी वो सेल टैक्स अदा करती है, और उसके लिए बाकायदा से रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना जरूरी होता है। तो अब आप लोग जो है वो अपना बुक को खोलें, उसके अंदर मेरे पास पेज नंबर 335 है जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन है। तो देखें तो अब आपका जो है वो या 339 होगा, 336 है। 336, बस वहां पे अपना कर लें। हाँ जी, यहाँ पे अब सबसे पहले उन्होंने अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और सॉरी सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस या सेल टैक्स एक्ट 1990, उसके तहत अब कुछ स्पेसिफिक बिजनेस हैं जिनके लिए कंपलसरी है कि वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो। अब यहाँ पे वो जो रिक्वायर्ड पर्संस हैं, अब हम उनको वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं। अब यहाँ पे जब हम पर्सन की मुराद लेंगे तो यहाँ पे जो पर्सन होगा वो कोई कंपनी भी हो सकती है, वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई पार्टनरशिप का बिजनेस भी हो सकता है, वो कोई एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी हो सकती है। तब उसके लिए वो कौन सी नेचर के बिजनेस होंगे जिनके लिए जो है वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अब सबसे पहले है उसमें मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर है, हर वो मैन्युफैक्चरर जो कॉटेज इंडस्ट्री में नहीं आता उसके लिए जरूरी है कि वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो। अब कॉटेज इंडस्ट्री को हमने लास्ट लेक्चर में जब हम डेफिनेशंस कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो कॉटेज इंडस्ट्री वाले हैं जिनका क्या था, टर्नओवर जो था, हाँ जी कितना पढ़ा था हमने, क्यों जी? कॉटेज इंडस्ट्री के लिए हमने कहा था कि 10 मिलियन जो है उससे कम जिसका टर्नओवर होगा वो कॉटेज इंडस्ट्री में आता है। तो हर वो मैन्युफैक्चरर
जो कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा यानी जिसका टर्नओवर 10 मिलियन से ज्यादा का है उसके लिए ये कंपलसरी है कि उसने सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होना है। इसी तरह रिटेलर की जब हम बात करते हैं तो रिटेलर वो बिजनेस है जो बनी बनाई चीजें लेके कम भी कीमत पे लेता है और आगे ज्यादा कीमत पे जो है वो बेच देता है। अब रिटेलर जो है उसके लिए भी सेल्स टैक्स तो उसने पे करना है, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। जो अब मैं फिर रिपीट करता हूं, जो रिटेलर है जो बनी बनाई चीजें, यानी ये आप अगर गली मोहल्लों में देखें, ये जितने भी जनरल स्टोर हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, ये अपना सिटी कैश एंड कैरी है, बाकी चीजें, ये जब रिटेलर की कैटेगरी में आते हैं तो रिटेलर के लिए जरूरी नहीं है कि वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, लेकिन उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, उनकी जो और यूटिलिटीज होती हैं, उन पे ऑलरेडी सेल टैक्स वो जो है वो अदा कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी करते हैं। अगर वो पीछे से कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं उस पर भी वो सेल टैक्स देते हैं, लेकिन उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। फिर इंपोर्टर, जितने भी इंपोर्टर्स हैं, चाहे वो कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहा है, उसके लिए जरूरी है कि वो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हो। फिर इसी तरह अगर एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्टर के लिए ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर वो कोई ऐसी इनपुट ले रहा है जिसके ऊपर वो सेल्स टैक्स दे रहा है लेकिन आगे उस पर सेल टैक्स लागू नहीं होता, क्यों? सेल्स टैक्स उन प्रोडक्ट्स पे लागू होता है जो पाकिस्तान के अंदर सेल होती हैं। तो अब जब इस तरह की अपना जो प्रोडक्ट्स हों एक्सपोर्टर्स की, जिनको रिफंड के लिए जो है वो इसकी जरूरत हो, तो वो फिर सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। यानी इसमें यह है जिनकी इनपुट, हमने इनपुट बात की थी, इनपुट टैक्स, यानी जो इनपुट टैक्स देते हैं लेकिन उनका आउटपुट टैक्स नहीं बनता, तो वो सारे के सारे फिर इसके अंदर जो रजिस्टर्ड होते हैं और अपना फिर रिफंड क्लेम करने के लिए ये उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। फिर होलसेलर, जो होलसेलर, अब रिटेलर के लिए हमने बात की थी कि रिटेलर के लिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन होलसेलर के लिए जरूरी है कि वो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हो। फिर इसी तरह एक डीलर होता है, डीलर हम कहते हैं ये जिनके पास एजेंसीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, उनके लिए भी जो है वो जरूरी है कि वो अपना सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हो। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी जरूरी है कि वो सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड हो। और फिर इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट कोई भी किसी भी टाइम कोई ऑर्डर जारी कर दे कि ये फलां टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है या कोई भी है, उसके लिए कल को ऐलान हो जाए कि तमाम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके लिए जरूरी है कि वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, तो फिर उनको उस कानून के मुताबिक होना पड़ेगा, उस ऑर्डर के मुताबिक होना पड़ेगा। यानी जिसको भी गवर्नमेंट ने कहा है कि इसके लिए सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो उसने अपना करना है। और फिर उसके बाद एक लास्ट 9 नंबर है कि जिसके पास सप्लाईज हैं लेकिन वो एंगेज नहीं होता, उस पर टैक्स लागू नहीं होता, उसके लिए अब अगेन उन्होंने वही जो पीछे कहा है उसी को अगेन रिपीट किया, जिसमें इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, कोई भी प्रोविजंस है जिसके मुताबिक गवर्नमेंट ने कोई एग्जेम्पशन दे दी है, तो वो सारे के सारे जो है फिर उनके लिए जरूरी होता है। जिन्होंने रिफंड लेना होता है, रिफंड से मुराद ये है कि अगर एक कंपनी ने ज्यादा टैक्स पे कर दिया लेकिन उसका टैक्स कम बनता है तो उसने पे करना होता है। अच्छा जी, इसके बाद अब ये हमारे पास 9 डिफरेंट रीजंस हैं सर जिनमें आपकी जरूरी, आवाज नहीं सही आ रही। 9 डिफरेंट रीजंस हैं जिनके तहत क्या होता है, ये कंडीशंस हैं जिसमें हमें पता चलता है कि किस नेचर ऑफ बिजनेस ने रजिस्टर्ड होना है, किस नेचर ऑफ बिजनेस ने रजिस्टर्ड नहीं होना। अच्छा जी, अब इससे आगे है, ये तो हमने देखा सबसे पहले कि कानून की रूह से रजिस्ट्रेशन जो है वो किसके लिए जरूरी है और किसके लिए जरूरी नहीं है। अब हम आगे ये देखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन है वो अपना सर इसमें जो, एक्सक्यूज मी सर,
रजिस्ट्रेशन Speaking, जो sir. है उसका तरीकेकार क्या है और ये रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ा होगा कि एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन के बगैर अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकती। उसके लिए जरूरी होता है कि वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवाते हैं। इसी तरह अब जब ये रजिस्ट्रेशन उनके लिए कंपलसरी है तो अब ये एफबीआर से अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाते हैं। और अब वो रजिस्ट्रेशन का जो है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक राइटिंग में एप्लीकेशन होती है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं बिजनेस से रिलेटेड। तो अब हम उनको वन बाय वन जो है वो